हो गई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज देव कैरियर पॉइंट आपके समक्ष मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जो है टेंस। आज हम टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लेट्स बिगन। Today we are read about tense. Tense is a general topic of grammar. We can read about this very easily. लोग इंग्लिश के नाम से ऐसे डरने लग जाते हैं जैसे कोई इंग्लिश बहुत बड़ी तोप हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम आराम से कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम इंटरनेशनल जगह पे हो या इंडिया में ही हो। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, हम आराम से इंग्लिश में अपना एक्सपोज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर इस टेंस नाम की चिड़िया को एक बार अगर अपन ने समझ लिया तो बाकी की जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ईजी हैं। ये एक बार आसानी से समझ में आ गया तो समझ लिए इसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा केवल आज एक ट्रेलर के रूप में, तो ही आपको यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं आपके समक्ष एक टेबल से इस टेंस को पढ़ाऊंगा। उस टेबल में ही पूरे टेंस आ जाएंगे। टेंस आपने बहुत टाइम से पढ़ा होगा, बहुत लंबे टाइम से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि टेंस डेफिनेटली आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस टेंस का अर्थ आपको पता है, काल या समय। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। तो इसके बाद में अपन मैं एक बात और बता दूं कि टेंस का मतलब काल या समय होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम। ये अपने को ध्यान रखना है, बाकी इससे ज्यादा अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अपन बात करेंगे टेंस की। तो टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड पास्ट टेंस। थर्ड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। आपको पता है, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। ओके, देखिए इसके बाद में आता है प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो अब देखिए प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार में सबसे पहले आता है सिंपल। नंबर 2 सबसे पहला यहां पे लिखते हैं सिंपल। नंबर 2 पे आ गया कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। परफेक्ट, और लास्ट में आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार हो गए टेंस के। फर्स्ट पे आता है सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण, जिसको इंडेफिनेट भी अपन कह सकते हैं। इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण लगातार। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट के साथ में भी जोड़ेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट को कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा आप इतना तो आपको नॉर्मल ज्ञान होगा ही होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये देखिए अब अपन इसकी हिंदी पहचान जानेंगे एक बार सभी की, तो आराम से अपन देखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान होती है
ता है, ती है, ते है इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में अपन पास्ट सिंपल के पास जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो गया, था, थे, थी। फ्यूचर सिंपल के पास में गए तो क्या आ गया, गा, गे, गी। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर कुछ भी नहीं है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए तो क्या आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस है के स्थान पर क्या आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। क्लियर। इसके बाद में फ्यूचर में क्या आ जाएगा, इस था थे है के स्थान पर गा, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ गया, चुका है, चुकी है और चुके हैं ईटीसी। क्लियर। इसके बाद में आ जाता है पास्ट परफेक्ट। तो इस परफेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, था, चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे। क्लियर। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, क्या आ जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्लियर। इसके बाद में अपन चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। क्लियर। इसके बाद में इसको है को वापस हटा के क्या कर दिया, से रहा था, से रहा था। एक मिनट के लिए चाहूंगा, एक मिनट सर आना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, एक मिनट। ठीक है, से रहा है था, सॉरी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसके बाद में क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या आ गया, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें हिंदी पहचान में अपने को यही चीज याद नहीं रहती है, तो ये बिल्कुल सरल सी है। देखिए इसमें ता है, ती है, ते है, था, थे, थी, गा, गेगी, बस इतना सा याद रखना है। इसमें बाकी में तो कुछ है ही नहीं। रहा है, रही है आ रहा है यहाँ पर रहा था, रही थी, यहाँ पर क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर चल रहा है, आराम से आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके बाद में चुका था, चुकी थी, चुका होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, चुका आ रहा है परफेक्ट में, कार्य कंप्लीट हो गया, चुका आ रहा है। इसके बाद में क्या लग रहा है लग रहा है, यहाँ पर था थे लग रहा है, यहाँ पर होगा गा गई, वही बात है। और कुछ इसमें अलग से डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो गया, से रहा है, से रही है, से रही है, जो भी है। इसके बाद में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये आ गया। तो ऐसा इसमें कुछ भी ऐसा न समझ में आने योग्य कुछ भी नहीं है। केवल आपको थोड़ा सा नॉर्मली अगर ध्यान से इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इजी है। और अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप समझो 10% आपका काम हो चुका है। इसके बाद में मैं जो ये टेबल बता रहा हूं, अगर वो आपको याद हो गई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको टेंस सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे इस दुनिया में कोई भी आ जाए आपके समक्ष। मैंने आज तक केवल एक टेबल याद करवाई, बहुत बच्चों को पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक केवल ये टेबल जिसको याद हो गई ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी ने मेरे को आके ये नहीं कहा कि मेरे को सर समझ में नहीं आया, या मेरे को याद नहीं हुआ, या मेरे को टेंस नहीं समझ में आया। ऐसा कोई भी आज तक नहीं आया। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको ये समझ में
डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब अपने को याद करना है, बस एकमात्र ऐसी चीज है जो थोड़ा सा अपने को दिमाग में बैठानी पड़ेगी। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, डू और डज, डू और डज। इसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या आ गई, डिड, केवल एक ही है। इसके बाद में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या आ गया, सेल और विल। ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, इज, आर, एम। क्लियर। इसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, वाज और वर, वाज और वर। इसके बाद में क्या आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ गया, सेल बी और विल बी। क्लियर। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ जाएगी, हैज और हैव, हैज और हैव। क्लियर। इसके बाद में आ गई पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आ गया, हैड। क्लियर। पास्ट परफेक्ट में क्या आ गया, हैड। और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ गया, शैल हैव और विल हैव। क्लियर। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। क्लियर। हैज बीन और हैव बीन। इसके बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, हैड बीन। क्या आ गया, हैड बीन। इसके बाद में आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैं लिखूंगा नहीं, अब विल हैव बीन। ठीक है, WILL। तो इस ये अगर अपने को हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा अपने को इसमें जोर आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने को इंग्लिश नाम की जो भूत जिसको अपन समझते हैं, जिसको ऐसे डायनासोर समझ बैठे हैं, अगर उसको समझना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब में आपको थोड़ा सा जोर आएगा। अगर ये चीज या हो गई तो आप समझो अपना काम हो गया है। केवल ये छोटी सी टेबल है, इसको अगर अपने को अच्छे से आ गई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार की। तो सेंटेंस के प्रकार की बात करेंगे अपन। अब होते हैं सामान्यतः सेंटेंस काफी 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर अपन टेंस में ही सीख रहे हैं सेंटेंस तो केवल 4 प्रकार अपने को सीखने हैं। तो उसमें आता है, पहला आता है सिंपल सेंटेंस। क्या बात कर रहे हैं अपन, सेंटेंस। तो इसके साथ में आपको प्लस में ऐड कर लेना है, मैं लिखूंगा नहीं। इसके बाद में क्या आ गया, नेगेटिव। इसके बाद में क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। इसके बाद में आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो अब देखिए सीधी सी बात है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर 4 एंड नेम ऑफ फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, नेम ऑफ सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, नेम ऑफ थर्ड interrogative sentence, and last interrogative negative. This is words of English. Now I explain in Hindi. Now listen. Simple sentence, simple मतलब वही साधारण सकारात्मक, sentence मतलब वाक्य। ओके। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, सेंटेंस वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। ओके।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, अब देखते हैं इसी के साथ में मैं आपको, आप ग्रामर में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी गाइड में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने भी बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत देखा है, वो आपको हजारों सूत्र बताएंगे, हजारों, और जिसका आपको दिमाग में आपके बैठेगा ही नहीं। मैं आपको केवल टेंस में केवल 4 सूत्र बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्हीं 4 सूत्रों के द्वारा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा तुम्हारे को किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी। और वो भी वही मैथ की जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो खोल निकालते हैं ना उससे रिजल्ट, तो वो कैसे निकला, एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको याद भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, आराम से ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट SUBJECT, मैं SUB लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प, यानी आप जानते हो प्लीज हेल्प मी, आपने खूब सुना है। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक, वर्ब मतलब क्रिया, सहायक क्रिया। इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन आप जानते हो, मेन, मेन यानी मुख्य, ये तो मेरा मेन आदमी है, तो मेन मतलब ये मेरा खास आदमी है, मेरी मुख्य आदमी है, मेरा मुख्य जो भी है। वर्ब मतलब वही क्रिया। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, OBJECT। इसके बाद में अदर, जो भी वाक्य में बच गया लास्ट में अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका सूत्र है, बिल्कुल इजी। अब इसी से अपन को केवल याद करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर ये याद हो गया तो बाकी के 3 तो इससे ही बन जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर्स अन्य। अब इसी से देखिए, इसमें नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहां पर क्या लगाना है अपने को, नॉट। नेगेटिव में नॉट एक्स्ट्रा आएगा, बाकी यही सूत्र रहेगा। तो अब क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पढ़ाते सभी हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन समस्या क्या रहती है, बात को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, बात को किस तरीके से समझाया जाए, बात को किस तरीके से दिमाग में बैठाया जाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखिए, मैं आपके समक्ष केवल एक छोटी सी चीज है, बात छोटी सी है, लेकिन इसको घुमा के दूसरा टीचर आपको ऐसे बताएगा जैसे बहुत बड़ी चीज है, बहुत क्या पता क्या है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। इसमें केवल क्या आ गया, अब नॉट एक्स्ट्रा, ओनली नॉट। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में कुछ भी खास नहीं है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के फर्स्ट में ले आएंगे, बाकी वैसा का वैसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर वही आ गया अपना सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में ये न भूले क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको पता है। अब देखिए, बताओ इसमें कोई समस्या, एक सूत्र याद किया है, दूसरा अपने आप हो रहा है, उसी से तीसरा बन गया, इसमें कुछ भी नहीं किया, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के अपन ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में रख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में वापस आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वापस इस सब्जेक्ट के बाद में वही क्या आ जाएगा, नॉट। तो ये क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें अपन ने क्या कर दिया, वापस एक नोट नाम की चिड़िया को वापस इसमें रख दिया। अब बताओ इस सूत्रों में कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, अब बताओ कोई समस्या। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, लिख देता हूं,
इसका अर्थ क्या हो गया? कर्ता। अब कर्ता को क्या कहते हैं? स्वतंत्र है कर्ता। संस्कृत का थोड़ा सा ध्यान रख लो। स्वतंत्र है कर्ता मतलब जो स्वतंत्र है, अर्थात जो कार्य करने में स्वतंत्र है। जैसे राम जयपुर जाता है, राम खाना खाता है, विक्रम साधना पढ़ाता है, तो इनमें जो काम हो रहा है उसको करने वाला जो है वो कौन हो गया? कर्ता। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इसके बाद में एक और चिड़िया है अपनी थोड़ी सी, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या कह दिया? कर्म। कर्म सीधी सी है, कर्म याद आते ही मेरे तो सीधा याद आता है कर्तुरीप सित तमम कर्म। अर्थात संस्कृत समझ में नहीं आई तो कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता हो उसे कर्म कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब कर्ता को क्रिया करने के लिए, जैसे मेरे को पानी पीने के लिए, सॉरी, मेरे को खाना खाने के लिए किसकी जरूरत है? भोजन की। क्या है वाक्य? मैं भोजन करता हूं, भोजन खाता हूं, जो भी है। तो इसमें खाना है, क्रिया हो गई, मैं करता हो गया। अब खाने के लिए किसकी आवश्यकता हो गई मेरे को? भोजन की। किसकी हो गई? भोजन की। तो वो भोजन ही क्या है? कर्म है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अपने को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे मेरे हिसाब से अभी तक आपके कोई भी ऐसी कोई दिमाग में प्रश्न चिन्ह नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आया हो। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की। स्टार्ट करते हैं अपन। अभी वाक्य बनाना सीखेंगे और अभी आपको समझ में भी आएगा। आज तक आपको कभी नहीं समझ में आया हो या चाहे आया हो, लेकिन अब आपके डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स इज वर्तमान काल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ओके, अब देखिए इसमें अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। क्लियर? डू और डज। अब देखो जहां पर भी दो आदमी आ गए तो लफड़ा हो गया कि कौन किसके साथ आएगा। अरे घर पे जीमने आ गया, दो भाई हैं, अब तुम ये बताओ मेरे को कि जीमने जाएगा कौन साहब? तो वो फिक्स कर लेते हैं कि तू फलाने के जगह तो तू जाना और फलाने के तू जाना। तो इन्होंने भी क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तो डू के पास चले जाएंगे और कुछ हैं जो डज के पास चले जाएंगे। तो देखिए ही, सी, इट, नेम। नेम कौन सा? एक वचन का। तो वो तो किसके पास आ गया? डज के पास। और आई, वी, यू, दे, ये किसके पास चले गए? डू के पास में। किसके पास चले गए? डू के पास में। तो अब क्लियर हो गया। आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। और अगर कोई द्विवचन का नाम हो, प्लूरल नंबर, तो भी वो किस में चला गया? इसमें। और सिंगुलर नंबर तो किस में आ गया? इसमें, डज के पास। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पहचान अपन ने पहले देख ली थी, दोबारा और देख लो। ता है, ती है, ते है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपन इंग्लिश पहचान भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश पहचान में आपको दिखेगा एवरीडे। एवरीडे, एवरी वीक। एवरी के साथ में जो भी लग जाए, ईयर, मंथ, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा ऑफन, रेरेली, सेल्डम, ये वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब इंग्लिश पहचान क्या हो गई इसकी कि ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आपको दिख जाएं तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। बाकी इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में अपन दोबारा रिपीट करेंगे ना,
दोबारा टेंस एक बार समझ में आ जाएगा, वाक्य बनाने आ जाएंगे, उस वक्त मैं आपको ये चीजें गोल्डन रूल्स के तहत आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको समझ में भी उसी वक्त आएंगी। अभी डायरेक्ट यहाँ पर आपको अटकने की जरूरत नहीं है इस चीज को अभी के लिए, चाहे बाद में, मैं अभी बता भी नहीं रहा हूं आपको पूरी चीज। क्लियर? अब आती है, एक आपको विशेष नियम याद रखना है। क्या करना है? एक विशेष नियम, डू डज का आपको समझ में आ गया। अब एक विशेष नियम है, वो आप लिख लीजिए। नियम है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में, कौन से वाक्य में? ये ध्यान रखना, साधारण वाक्य में, ओनली सिंपल सेंटेंस। बाकी नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये रूल्स नहीं लगेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। तो क्या आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद में आता है, नहीं होता है तो साहब क्या होता है? तो ये होता है कि कर्ता एक वचन का हो, कर्ता एक वचन का हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। उसके स्थान पर आप इसको वाक्य के तहत कैसे लिखोगे? उसके स्थान पर यदि कर्ता एक वचन का हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। क्लियर? यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर्ता एक वचन हो तो क्या हो जाएगा? एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा। तो अब एस का प्रयोग कहां होता है और ईएस का कहां होता है, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। वही बात, दो आ गए तो दो आते ही अपने पास डाउट आ गया कौन सा किसके साथ आएगा। तो अपने को ईएस का याद करना है। ईएस में आता है एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ और जेड। अगर ये आपको वर्ब्स के अंत में दिख जाए तो सीधी सी बात है, क्या आ जाएगा? ईएस। और बाकी बच गए वो सारे किसके साथ गए? एस के। अब जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण आ गया वर्ब गो, गो यानी जाना, सब जानते इतना सा। तो अब इसके लास्ट में क्या आ गया? ओ, तो इसका मतलब क्या आ गया? ईएस। क्लियर? अब आ गया टीच, टीच यानी पढ़ाना, सी एच आ गया तो ये रहा साहब सी एच, इसका मतलब क्या आ गया? ईएस। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ना। आज तक आप सोच रहे हो एस कहां लगाऊं, ईएस कहां लगाऊं, तो कितना आसान चीज है बताओ। तो अब देखो रन, अब देखो इनमें से किसी में दिखा क्या? नहीं दिखा। इसका मतलब किसके पास चले गए अपन? एस, रन्स। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अब सीखेंगे अपन वाक्य बनाना। तो अपना पहला वाक्य आता है, सीधी सी बात है, राम। पहला वाक्य लिख रहे हैं तो राम के नाम से लिखते हैं, राम खाना खाता है। देखिए, वाक्य बनाने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सूत्र क्या है। तो सूत्र आने से पहले अपने को क्या देखना है कि ये वाक्य किसका है। तो राम खाना खाता है, प्रश्नवाचक लग नहीं रहा है लास्ट में, इसका मतलब प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, नहीं इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? अब यहां पर साधारण वाक्य है तो
अपने को साधारण वाक्य का तुरंत सूत्र याद आ जाना चाहिए। तो सूत्र क्या है अपने पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर? तो अब देखो, किसी भी चीज को ऐसे ना सोचें कि ये समझ में नहीं आएगा। असफलता को हमेशा चुनौती समझकर स्वीकार करो, अपनी कमियों को जानो और उनमें सुधार करो, क्योंकि बिना पिसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप डेफिनेटली सीखेंगे। डेफिनेटली मींस डेफिनेटली होता है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। सफलता आपको पानी है तो मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब इसमें अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है। तो देखो, सब्जेक्ट यहां पर खाना खाता है, खाने का काम हो रहा है, और खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो सबसे पहले क्या आ गया, राम। क्लियर? इसके बाद में क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, अपने को पता है, डू और डज। अब डू और डज अपने को विशेष नियम के पास जाएंगे, तो विशेष नियम क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब डू डज का प्रयोग नहीं करना है। तो अब क्या आ गई, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या आ गया, यहां पर काम क्या हो रहा है, खाने का, और खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। क्लियर? अब वही विशेष नियम वापस याद करो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। अब फिर क्या होता है साहब, तो उसके स्थान पर मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब एस या ईएस का कहां पर किसका होता है, तो एस का कहां होता है, ईएस का कहां होता है, तो एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड, ये हो तो ईएस। तो है क्या, एस एस सी एच डबल एस एक्स ओ जेड? नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें, सीधी सी बात है, क्या आ गया, एस। इसको कभी भी ना भूलें, यहां पर ही गलती होती है। और सबसे हार्ड टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, लोगों की बुनियाद यहीं पे हिल जाती है। अगर इस टेंस से अपन ने निजात पा लिया, आपका टेंसों में सबसे हार्ड टेंस यही है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी हैं आपके वो बिल्कुल इजी है। केवल प्रेजेंट सिंपल और फिर थोड़ा सा आता है पास्ट सिंपल। बाकी के बचे हुए कितने हैं, 4 थी 12, तो 12 में से 10 तो बिल्कुल इजी है, ये 2 हैं वो थोड़े से हार्ड है। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो राम ईट्स। अब क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खाने के लिए किसकी आवश्यकता हो गई, भोजन की। अब भोजन की आवश्यकता है, मतलब राम को खाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी हो गई, भोजन की। तो भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन को क्या कहेंगे अपन, फूड। राम ईट्स फूड, ये लो अपना सेंटेंस बन गया। इसके बाद में कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। 2-3 उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैं गाना गाता हूं। ठीक है, मैं गाना गाता हूं। मैं गाना गाता हूं में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, आई। ठीक है, इसके बाद में आता है आई, मैं का अर्थ क्या हो गया, आई, आई में क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता है आपको कि डू डज का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद में क्या आ गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आ गई, गाना। तो गाने में क्या आ गया, सिंग, तो सिंग। क्लियर? अब देखो सब्जेक्ट क्या था, वहां पर एक वचन बताया था मैंने, एक वचन। अब करता यदि एक वचन, मतलब ही सी इट नेम, इनमें से अगर कोई भी हो तो आपके साथ में एस या एस का प्रयोग करना है, बाकी नहीं करना है। आई वी यू दे के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो आई सिंग क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, आई सिंग ए सॉन्ग। क्लियर? इसके बाद में आता है, 2 उदाहरण और देखते हैं। राम और
दिनेश सोते हैं। राम और दिनेश सोते हैं। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या आ गया, राम और दिनेश, तो क्या बन जाएगा, राम एंड दिनेश। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, एस, लेकिन कर्ता दो वचन हो गया तो एस भी नहीं आएगा। राम एंड दिनेश स्लीप। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, राम नहीं खेलता है। राम नहीं खेलता है। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट राम, क्या आ गया, डज। राम डज नॉट प्ले। अब इसके साथ में अभी लगा दो फुटबॉल क्रिकेट, तो वो भी लग जाएगा, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल क्रिकेट ईटीसी। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसदार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर, तकदीर बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।